Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So today we read our subtopic of topic the making of nationalism in Europe. हम लोग आज सब टॉपिक पढ़ना है. The making of nationalism in Europe का हम लोग आज सब टॉपिक पढ़ना है. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस प्रकार आपका मतलब नेशनलिज्म का निर्माण होगा, उसको लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं. हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में कि किस प्रकार ये कोई एक नेशन स्टेट्स का इमेजिनेशन नहीं था उस टाइम पे. कोई एक कंट्री जो था अपने आप में एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं था. बहुत से एम्पायर थे और एम्पायर के अंदर में किसी भी कंट्री का अलग अलग रीजन जो है वो शामिल थे. जहाँ पे आपका हर तरह की डाइवर्सिटी थी, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे आपका इतने ग्रुप्स हो, या आपका लैंग्वेज हो, या आपका रिलीजन हो, जो भी हो, इन तमाम आधार पे आपका लोगों के अंदर में एक सामंजस्य, एक आपका सेंस ऑफ बिलोंगिनेंस नहीं था और यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी. तो हम लोग को देखना है कि आखिर ये नेशनलिज्म जो आ जाता है आखिर वो कैसे आता है. इस तरह का बिखरा हुआ समाज जो है वहाँ पर है और इस प्रकार के सिस्टम्स है, फिर आखिरकार ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स आती है तो कैसे आती है. तो हम लोग को पहले जानना होगा कि किस प्रकार का वहाँ यूरोप का सोसाइटी था उस टाइम में. तो हम लोग का जो इस टॉपिक का सब टॉपिक है कि द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा सब टॉपिक्स है. तो इसमें हम लोग को जानना है कि एरिस्टोक्रेसी क्या है, न्यू मिडिल क्लास क्या है. मतलब वहाँ जो यूरोप की सोसाइटी थी उसमें किस किस प्रकार के लोग थे, इसके बारे में हम लोग को जानना है. सो नाउ स्टार्ट. एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब होता है कुलीन. हिंदी में हम लोग कहते हैं कुलीन. कुलीन का मतलब बोलिएगा क्या होता है, तो इसको अभिजात बोलते हैं. इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा सीधी में आप जान लीजिए कि इसको होता बोलते हैं हायर क्लास. ठीक है, एक उच्च वर्ग जिसके पास लैंड है, जिसके पास स्टेटस है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर भी है और जो सोशली भी जिसका पावर है. मतलब सोशली और पॉलिटिकली जो है वो समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में उसका प्रभुत्व है, उसका डोमिनेंट क्लास है. ये दिस इज द डोमिनेंट क्लास. सोशली पॉलिटिकली लैंड वाला है, मतलब उसके पास जमीन होता है. ठीक है, तो आगे देखते हैं कि यूनाइटेड, और ये इनका कैसा था सिस्टम देखिए आप. यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. ये आपका जुड़े हुए थे. रीजनल क्षेत्रीय मतलब विभाजन होने के बाद, मतलब मान लीजिए किसी इलाके में कुछ है एरिस्टोक्रेसी है, फिर कुछ दूसरे इलाके में एरिस्टोक्रेसी है, या दूसरे कंट्री में भी है. ये तमाम लोग ऐसे करके थे, हालांकि संख्या इनकी कम थी मगर फिर भी ये जो है आपका एक दूसरे से जुड़े हुए थे. एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग तमाम विभाजन के, तमाम क्षेत्रीय विभाजन के बाद भी. ठीक है, देखिए स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस. जो कंट्री साइड, जो ग्रामीण इलाके हैं, वो ग्रामीण इलाकों में इनके पास बड़ा बड़ा पैच ऑफ लैंड्स था. बहुत बड़े बड़े भूखंड थे, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स इनके पास थे. और साथ ही साथ जो शहरों में अगर ये थे इनके पास बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी. मतलब ये बिल्कुल आपका वेल्थ क्लास था, संपन्न क्लास था. देखिए इनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी? तो लैंग्वेज फ्रेंच थी. डिप्लोमेसी कार्यों के लिए, राजनयिक कार्यों के लिए, ऑफिशियल कार्यों के लिए लोग फ्रेंच भाषा का यूज करते थे. और साथ ही साथ आपका ये हाई सोसाइटी की जो भाषा थी तो फ्रेंच थी. आपस में लोग संवाद करते थे. देयर फैमिली वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज. ये लोग जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था वो आपस में जुड़े हुए थे. किसके माध्यम से? तो मैरिज के माध्यम से, शादी विवाह के माध्यम से. आप अगर याद करोगे तो क्लास 9 में जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें जो लुई 16 था उसकी शादी कहाँ हुई थी, किससे हुई थी? उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेटा से हुई थी. सोचिए, ये फ्रांस का राजा है, वो ऑस्ट्रिया की रानी है, फिर भी मगर दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, दोनों के बीच में मैरिज होता है. कारण क्या है कि दोनों एक क्लास के हैं, दोनों एरिस्टोक्रेसी क्लास के हैं. वो तो खैर किंग ही थे मगर मतलब स्टेटस उनका भी उस तरह का ही होता था. तो मतलब मैरिज के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते थे. इनका अपना संबंध एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग से ही करते थे. पावरफुल ये थे, दे आर ऑल आर पावरफुल बट न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. संख्या में कम थे, संख्या में कम थे मगर ये शक्तिशाली थे. सोशली और पॉलिटिकली इनके पास पावर था. आगे हम लोग देख रहे हैं कि वहां की जो मेजोरिटी थी यूरोप की, वो क्या थी? आखिर कौन से लोग मेजोरिटी में वहां पे थे? तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन मेड बाई पिजेंट्री. जो वहां की बहुसंख्यक जनता थी वो क्या थी? पिजेंट्री थी, किसान थी. जो लोग खेती करते थे पिजेंट्री थे.
टू द वेस्ट, पश्चिम में द बल्क ऑफ लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। अब जो पश्चिम का यूरोप था उसमें आपका एक बहुत बड़े मात्रा में, एक थोक मात्रा में जो लैंड्स था उस पर खेती जो है वो आपके टेनेंट्स करते थे, मतलब किराएदार करते थे। मतलब ये एरिस्टोक्रेसी क्लास या जो आपका मान लीजिए फ्यूडल क्लास होंगे, उनके जमीन को किराए पर लेकर के टेनेंट्स जो है वो खेती करते थे। साथ ही साथ आपके स्मॉल ऑनर्स भी थे, ऐसे छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड के ऑनर्स भी होंगे जो खेती कर रहे थे। कहाँ? वेस्ट में यूरोप के। ओके, देन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट व्हिच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। अब देख रहे सर्फडम करके मैंने एक बताया था आपको पिछले क्लास में कि वो उसको भूदास बोलते थे। भूदास, ठीक है, जो जमीन पर मतलब खेती करता है, भूदास की तरह, ठीक है। तो आपका वो जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था उसमें आपका वहां पे जो आपका एग्रीकल्चर हो रहा था, जो खेती हो रहा था, वो भूदास के द्वारा वहां पे खेती हो रही थी। ये खास करके फ्यूडल्स के अंदर में ही ये लोग काम करते थे, जो फ्यूडल जो आपका सामंत थे, भूदास वगैरह जो थे सर्फ काम कर रहे थे। आगे आप देखो, और ये तो हो गया आपका एरिस्टोक्रेसी क्लास। दूसरा पीजेंट्री, और इसमें सर्फ्स भी आ जाते हैं, इस प्रकार का है। और नेक्स्ट जो एक आपका दिख रहा है कि जो न्यू मिडिल क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, नया मध्यम वर्ग जो है, आखिर वो कहाँ से आता है, वो कैसे आता है? आप देख रहे हैं यूरोप की सबसे बड़ी विशेषता है, उस कालखंड की, उस पीरियड की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इमरजेंस ऑफ टाउन। अब देखिए उस समय की सबसे बड़ी विशेषता आपका ये है कि हम जान रहे हैं कि आपका जो वेस्टर्न पार्ट्स एंड सेंट्रल यूरोप का जो पार्ट है, वहां पे आपका जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है। औद्योगिकरण होने के कारण आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और उत्पादन होने के कारण जो टाउन है वो इमरजेंस में आते हैं, मतलब टाउन जो है वो प्रभाव में आते हैं, टाउन जो है उभर करके सामने आते हैं, क्योंकि औद्योगिक उद्योग जहां होता है वहां टाउनशिप डेवलप होती है, यह हम सब लोग जानते हैं। सो एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, और जो इनका अस्तित्व था वो आपका बाजार के प्रोडक्शन और उत्पादन पर ही आपका मतलब बेस्ड था, आधारित था। ओके, सो इंग्लैंड में देखिए कब आपका मतलब इस तरह का आता है, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे तो पूरा विरोध उसको समझेंगे, मगर यहाँ आप समझ लो कि इंग्लैंड में जो आपका जो मतलब ये आता है, इसका इमरजेंस होता है टाउनशिप का और इंडस्ट्री का, वो आपका सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में होता है। ओके, बट फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी इन 19th सेंचुरी, मगर फ्रांस और जर्मनी में थोड़ा लेट से होता है, 19th सेंचुरी से वहां पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। अब जो नया वर्ग ये उभर करके आता है, इंडस्ट्री के बाद, प्रोडक्शन के बाद एक मार्केट बनता है, और उसके बाद नए नए इमरजेंस टाउन्स का इमरजेंस होता है, तो एक नया क्लास जो है वो हमारे समाज के अंदर आता है, तो जो इससे जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। तो जो नया सोशल ग्रुप आता है, जो नया एक सामाजिक ग्रुप आता है, वो आपका एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, ये काम करने वाला एक पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ठीक है। तो इसे मिडिल क्लास के रूप में हम लोग जानते हैं। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे? तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, स्वाभाविक सी बात है। बिजनेसमैन, मान लीजिए जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्री के माध्यम से हो रहा है, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन जो भी हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो जो भी है, ठीक है। और प्रोफेशनल्स भी थे, बहुत से आपका मान लीजिए व्यवसाय करने वाले लोग थे, प्रोफेशनल्स थे। और आपके बाद उसके बाद बहुत से सर्विस प्रोवाइडर लोग भी होंगे उस समय। तो ये क्लास आप समझ के लिए, जो कमर्शियल क्लास एक जो डेवलप होता है हमारे शहरों में आप देख रहे हैं, या अभी आधुनिक तौर पे जो दिख रहा है, वही मिडिल क्लास उस समय आपका इमरजेंस में आता है। और इट वाज अमॉन्ग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। मगर ये देखिए, ये जो क्लास आता है, ये तो मान लीजिए पहली इसकी पीढ़ी जो खप जाती है, या मतलब वो लोग उस तरह के डेवलप थे, तब तो इंडस्ट्री और मार्केट, बिजनेस और प्रोफेशनल के रूप में उभर करके सामने आते हैं, तो उनके पास एजुकेटेड थे, एजुकेशन उनको मिला। वो लिबरल्स विचारधारा के भी थे, उदारवादी भी थे, ठीक है। वो लिबर्टी भी चाहते थे, ठीक है। तो वो इक्वालिटी भी चाहेंगे, इक्वालिटी भी चाहेंगे। तो वो चाहेंगे कि जो एरिस्टोक्रेसी क्लास हमारे सोसाइटी के ऊपर में एक डोमिनेंट क्लास के रूप में हावी है, उसका जो प्रिविलेज है, जो उसका विशेषाधिकार है, उसको एबॉलिश किया जाए, उसको समाप्त किया
जाए तो इस प्रकार की विचारधारा जो है वो न्यू मिडिल क्लास के अंदर आती है। और इसके सपोर्ट कौन करेंगे? सपोर्ट जाहिर सी बात है कि पीजेंट्स करेंगे। हाँ, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है वो आपका उसके अंदर अगर क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो उसको जो स्टेटस प्राप्त है उसके आधार पर वो प्रिविलेज का लाभ उठा रही है। ठीक है। हाँ, तो उसमें बहुत सा ऐसा होता है। आप फ्रांस के बीच में चल जाओ, आप देखो जो वहां पे आपका रिवोल्यूशन होता है। आप रसिया के में चले जाओ, वहां जो रिवोल्यूशन होता है, तो सबका कारण कहीं ना कहीं होता है। इनका जो गुस्सा होता है वो एरिस्टोक्रेसी क्लास या जो आपके हाई क्लास के लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी भी है, संपत्ति भी है, मगर वो जो है आपका हमारे, तो आप समझ सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी क्लास जो है, हाँ, उसके विरुद्ध ही मतलब आपका एक मूवमेंट जो तैयार होता है, चाहे फ्रांस हो या रसिया हो, जहीं भी हो। तो कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं किस प्रकार जो नेशंस है वो बिखरा पड़ा है। मतलब कि ये तमाम लोग जो है एक नेशन की कल्पना नहीं है, मगर समस्याएं अगर एक होती है तो लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। हमारे इंडिया का भी स्थिति वही था, मगर हमारा क्या था, हम लोग जब पूरा ये देख रहे हैं कितनी डाइवर्सिटी हमारे कंट्री के अंदर में, हम लोग जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो है एक साझा संघर्ष रहता है। क्योंकि हम लोग जो कॉलोनियल रूल था उसके विरुद्ध पूरे भारतीय जो थे लड़ रहे थे। ठीक है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं से आपका यूरोप के अंदर में भी जो एरिस्टोक्रेसी क्लास था, जो प्रिविलेज था, जो अनइक्वालिटी थी, ठीक है, जो फ्रीडम मतलब उनके कंपैरिजन में कम था, इन तमाम चीजों को लेकर के एक आपका परसेप्शन जो है वो पैदा होता है। और जाकर के तमाम जो है आपका नेशनलिज्म का जो स्टार्टअप जो होता है यहीं से होता है। तो इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है वो आपका हमारा मतलब फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।